थी, उससे मागधी प्राकृत से इसका विकास हुआ। इसकी भोजपुरी जो है, इसकी 4 प्रमुख बोलियां पाई जाती हैं। वह है उत्तरी भोजपुरी, जो कि स्क्रीन पर आप लोगों को स्लाइड पर दिखाया जा रहा है। उत्तरी भोजपुरी है, दक्षिणी भोजपुरी है, पश्चिमी भोजपुरी तथा नगपुरिया। इसके अतिरिक्त सारन बोली है, गोरखपुरी है, छपरिया तथा सोनपारी इसकी बोलियां पाई जाती हैं। अब यह जो बोली है, यह बोली के बोलने वाले जो साहित्यकार या अपनाने वाले जो साहित्यकार हैं, हेलो हेलो हेलो। ठीक है। तो इसे किन किन लोगों ने देखा, परखा और गद्य पद्य दोनों में उसे लिखने का प्रयास किया? तो सर्वप्रथम आते राहुल सांकृत्यायन, कृष्णदेव उपाध्याय, भिखारी, ठाकुर। इनकी जो रचनाएं हैं वह भोजपुरी में मिलती हैं, और वह भी दोनों गद्य की विधाओं में भी और पद्य की विधाओं में भी। जैसे गद्य की विधा आपको पता है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, संस्मरण है, रेखा चित्र है। और पद्य में कविता होती है, लेकिन मूलतः महाकाव्य है, खंड काव्य है, गीति काव्य है, मुक्तक काव्य है, इस प्रकार से। तो भोजपुरी के अंतर्गत अब देखिएगा उसका जो प्रदेश है, तो भोजपुरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी मंडल है, तो वाराणसी मंडल के भीतर में बनारस, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, गोरखपुर, आजमगढ़ का अधिकांश हिस्सा जो है उसमें वह पाई जाती है। इसके अतिरिक्त मतलब यह चीजें यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखनी है और इसीलिए लेक्चर्स को अटेंड करना है आपको, है ना। तो इसके अतिरिक्त भोजपुरी उत्तर नेपाल, नागपुर, पटना आसपास तक बोली जाती है। भारत में इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास मानी जाती है। देखिएगा यहाँ हम लोग फिर से एक बार लेते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में बिहारी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां मानी जाती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भाषा के रूप में यदि भोजपुरी का प्रयोग हम करते हैं तो सर्वप्रथम प्रयोग 1779 में किया गया। भोजपुरी का जो विकास हुआ वो मागधी प्राकृत से हुआ। भोजपुरी की 4 प्रमुख बोलियां मानी जाती है, वह उत्तरी भोजपुरी, दक्षिणी भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी तथा नगपुरिया। और इसके अतिरिक्त सारन बोली, गोरखपुरी, छपरिया तथा सोनपारी इसकी बोलियां हैं। आपको प्रश्न किया जा सकता है कि भोजपुरी की 4 प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? तो 4 प्रमुख बोलियां कौन सी है बताइएगा? उत्तर भोजपुरी, दक्षिणी भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी तथा नगपुरिया। हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ, इसके अतिरिक्त क्या बोला जाता है? सारन बोली, गोरखपुरी, छपरिया तथा गोरखपुरी, छपरिया, सोनपारी। भोजपुरी का विकास मागधी प्राकृत से हुआ है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
तो इसके पश्चात हमने आपको कहा कि हमारी यह जो बोली है, यह बोली को किन लोगों ने आत्मसात किया? तो राहुल सांकृत्यायन, कृष्णदेव उपाध्याय, भिकारी ठाकुर, यह जो रचनाकार हमने आपको बताए, इनको भी आपको याद कर लेना है। ठीक है। और एक प्रश्न आपको पूछा जाता है कि भाषा के रूप में भोजपुरी का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो 1789 में इसका प्रयोग किया हुआ प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि भोजपुरी के अंतर्गत कौन कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसके द्वारा यह बोली बोली जाती है? तो भोजपुरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल के बनारस, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, गोरखपुर, आजमगढ़ का अधिकांश हिस्सा आता है। और इसके साथ साथ भोजपुरी उत्तर नेपाल, नागपुर, पटना आदि के पास भी बोली जाती है। भारत में इसके बोलने वालों की संख्या जो है वह 3 करोड़ के लगभग पाई जाती है। हमने इसके पूर्व आपको बताया कि भोजपुरी का जो विकास है वह मागधी प्राकृत से हुआ है। एक एक बात को आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। मध्यकालीन संत साहित्य पर भोजपुरी का अधिकांश प्रभाव पड़ा, परंतु आधुनिक काल ने भोजपुरी साहित्य का विकास अवश्य देखा। अब आधुनिक काल के जो साहित्यकार हैं, जैसे राहुल सांकृत्यायन है, कृष्णदेव है उपाध्याय, भिखारी है, ठाकुर है, इन प्रकार के लोगों पर इन्होंने उनकी रचनाओं में भोजपुरी को अपनाया। भोजपुरी आज भी गद्य में भी और पद्य में भी, दोनों भी रूप में विकसित होती हुई दिखाई देती है। अब चलते हैं मूलतः इसकी जो ध्वन्यात्मक विशेषताएं हैं, एक एक स्क्रीन का आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। तो ध्वन्यात्मक विशेषता में आता है कि र का लोप होकर ई बोला जाता है ना। र का लोप होता है तो ई हो जाता है। तो लरिका का लयिका, कीर का कई, इस प्रकार से आपको ये सारे जो शब्द दिए जा रहे हैं वो आप आपके भी मन से तैयार कर सकते हैं। जैसे लरिका, लयिका, कीर, कई। बू होता है जम्बू, तो क्या हो जाएगा? जम्बू का म हो जाएगा, मतलब जैसे जमुना है ना। कदम्ब, तो कदम्ब का क्या होगा? कदम होगा। लंबा, लामा हो जाएगा। ए, देखिएगा, नासिका विवर के माध्यम से तैयार होने वाला शब्द है ए का प्रयोग ई और औ का प्रयोग के औ के रूप में मिल जाता है। जैसे पैसा, तो पैसा का प्रयोग क्या कहेंगे? पैसा। मैल, मैल कहते हैं ना, मैल, मैल। गौजा, गौना। कौन? गौन। भोजपुरी में स्वरों की अनुनासिकता पाई जाती है। जैसे हम लोग कहेंगे ढीढ़ है, तो क्या कहेंगे? ढीढ़ है। प्यार, प्यार। स्वरों की प्रवृत्ति जो है ना, जैसे हम लोग पिंजरा कहते हैं, तो पिंजरा है ना। तो पिंजरा यह शब्द है दीर्घात्मक रूप में, तो उसे स्वर के रूप में प्राप्त होता है पिंजरा। कुछ अन्य परिवर्तन भी किए जाते हैं, जैसे प्यार का प्यार हो जाता है, ग्वाल का गुयाल हो जाता है। क्रिया के रूप में भी वर्तमान काल, भूतकाल और संज्ञात्मक क्रिया जो होती है उनमें भी ल का प्रयोग होता है। जैसे खाइल है ना, मतलब जैसे क्रिया है कि मुझे खाना है, तो खाया जाना, मतलब क्या? तो खाइल। और खाला माने क्या? तो खाना है, इस प्रकार से। तो यहाँ जो ध्वन्यात्मक विशेषताओं को हमने देखा, क्रिया के रूप में भी हम उसे देख सकते हैं। हाँ, तो क्रिया के रूप में हमने देखा कि जैसे वर्तमान है, भूत है, और संज्ञात्मक क्रिया में खाया जाना का खाला है, जैसे खाला माने खाना है। तो इसका एक वाक्य जो है वह हम आपके सम्मुख रखेंगे। बाड़ा का लोक से हमार ई प्रार्थना, बाकी लोग एकरा से कथा बुझी के बुलाई मते। काहे से ऐसन खकेटू चाचा आ ऐसन ऐसन रामू अबही ए भारत देश में भरल बोड़े। तो ये वाक्य यहाँ पीपीटी में डाला नहीं है, हम यह वाक्य भी पीपीटी में डलवा देंगे, तो स्लाइड्स आपके सम्मुख होगी।
बड़े लोगों से मेरी प्रार्थना है कि किस कथा को हम भुलाए नहीं। इस भारत देश में अब भी ऐसे खकेटू चाचा और रामू भरे पड़े हैं। मतलब इस वाक्य के अर्थ से पता हम लोगों को चल जाता है कि बड़े लोगों से हमारी प्रार्थना, अब ये जो है ना, बड़ा लोग से हमारे ही प्रार्थना, मतलब क्या है कि जब आप इस प्रकार का वाक्य लिखते हो, इस प्रकार से आप यदि आपकी बोली पूछी जाती है, हिंदी की सामान्य बोलियों का परिचय दीजिए, तो आप जब ये वाक्य लिखते हो तो आपको ये बोली बहुत अच्छे से आ रही है, आपने बहुत अच्छे से उसका अध्ययन किया है, इससे तात्पर्य प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ हमारा यह जो पार्ट है भोजपुरी का, वह कंप्लीट हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। आगे बढ़ना है। जी मैम। ओके, वेरी गुड। अब है हमारी दक्षिणी हिंदी। अब देखिएगा कि ये जो हमारी दक्षिणी हिंदी है, तो दक्षिणी हिंदी को किन नामों से जाना जाता है? सर्वप्रथम तो हम देखेंगे कि 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में दिल्ली के जो सुल्तान थे, उन सुल्तानों ने हरियाणा और कुरुक्षेत्र के लोगों को दक्षिण में दौलताबाद और उसके आसपास जा बसाया। हमने आपको इसकी पूर्व भी बताया था दोस्तों कि जो हमारे देश पर अब तक आक्रमण किए हुए लोग थे, यदि आप लोगों ने मणिकर्णिका इस फिल्म को देखा होगा, तो मणिकर्णिका फिल्म में किस प्रकार के वातावरण की निर्मित की गई है कि एक जगह पर हम लोग यह नहीं पाते हैं कि मणिकर्णिका पर जब अंग्रेजी शासन ने आक्रमण किया तो वो ग्वालियर की दिशा की ओर चली गई और ग्वालियर में उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो ठीक उसी प्रकार 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो दिल्ली के सुल्तान रहा करते थे, तो उन्होंने हरियाणा और कुरुक्षेत्र के लोगों को, मतलब वहां जो कुरुक्षेत्र के जो लोग थे, हरियाणा के जो लोग थे, उनको उन्होंने दक्षिण में दौलताबाद में उनको भगा दिया और वहां के आसपास में जा बसाया। और पुनः 1723 में हैदराबाद में स्वतंत्र निजाम राज्य की स्थापना करवाई। तो समय समय पर वहां जा बसने वाले जो सैनिक हुआ करते थे, धर्म प्रचार के द्वारा भाषा का उत्थान, फिर यह भाषा का उत्थान कहाँ पर हुआ? तो भारत के महाराष्ट्र में, गुजरात में। एक मिनट रुक जाइएगा, ये विद्या आ रही है, उनको एडमिट कर लेते हैं। हाँ, तो समय समय पर जो वहां आ बसने वाले जो लोग थे, वह सैनिक थे, धर्म प्रचार थे, फिर भाषा का उत्थान कहाँ कहाँ हुआ? तो हमारे महाराष्ट्र में भी वो लोग आए थे, महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, मद्रास में भी वो लोग चले गए। तो यह लोग दक्षिणी को हिंदी कहते थे, है ना, हिंदवी कहते थे। अब देखिएगा इस बोली में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दक्षिणी को बहुत ज्यादा नामों से जाना जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि हिंदी भी कहते हैं, हिंदवी भी कहते हैं, तो दक्षिणी को हिंदी, हिंदवी, दक्खनी, दहलवी, गुजरी, हिंदुस्तानी और मुसलमानी नामों से भी जाना जाता है। कितने नामों से जाना जाता है देखिएगा? दक्षिणी को हिंदी है, हिंदवी है, दक्खनी है, दहलवी है, गुजरी है, हिंदुस्तानी है, मुसलमानी है। मतलब इसकी बहनें कितनी होगी, सहयोगी बहनें? तो कितनी होगी दक्षिणी की बहनें? बताइएगा, गिनती कीजिएगा आप लोग। बोलो यार, सो गए क्या? मैम 7 बहनों। 7 बहनें हैं, बिल्कुल सही। लेकिन देखिए कि जब हम कहते हैं कि दक्षिणी है, हिंदी है, हिंदवी है, दक्कनी है, दहलवी है, गुजरी है, हिंदुस्तानी है, मुसलमानी है, फिर भी इन नामों को छोड़कर केवल दक्षिणी नाम के साथ ही वह फेमस हो गए, है ना। तो 14वीं 15वीं जो सदी है, खड़ी बोली पर आधारित एक बोली, साहित्य के बारे में दक्षिणी बोली विचार विनिमय, साहित्य, शासन और शिक्षा का माध्यम भी रहे। मतलब हमने आपको बताया था, उस लेक्चर को आप याद कीजिएगा, बोली भाषा कैसे बनती है। तो बोली भाषा बनती है अपने सहयोगी अन्य बहनों के कारण, साहित्य के कारण, धर्म के कारण, शिक्षा के कारण, राजनीति के कारण, व्यापार के कारण
और जब इस प्रकार के अनेक कारण होते हैं तो दक्षिणी हिंदी शासन में, शिक्षा में, विचार विनिमय में, साहित्य में भी अपना मूल जो अस्तित्व है उसे वह पाती है। तो साहित्य के बारे में भी हमारी जो दक्षिणी बोली है वह भी अग्रसर पाई जाती है। जैसे खाजा बंदनवाज, केसुदराज, निजामी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वजही, इस प्रकार के बड़े बड़े कवि दक्षिणी भाषा में अपना साहित्य छोड़ गए हैं। मतलब देखिएगा कि दक्षिणी बोली को अपनाने वाले जो लोग थे उनकी संख्या लगभग 1,40,00,000 के लगभग पाई जाती है। उर्दू का प्रभाव पूरी तरह से इस बोली पर छाया हुआ है। क्षेत्र के अनुसार शब्द समूह जो है वह शब्द समूह तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मराठी में, हमने आपको बताया ना कि यह मराठी में भी आ गए क्योंकि महाराष्ट्र में आ गया था यह दक्षिणी बोली के बोलने वाले के लोग। फिर क्या हुआ कि मराठी को भी ले लिया, तमिल में भी चला गया, तेलुगु में भी, कन्नड़ में भी। तो इन भाषाओं का भी प्रभुत्व दक्षिणी हिंदी पर बना रहा। दक्षिणी बोली वहीं पर स्थित है जहां प्रचुर मात्रा में वो उत्पन्न हुई और आगे गुजरात, महाराष्ट्र और हैदराबाद के कुछ हिस्सों में वो अपना विकास कर रही थी। वस्तुतः दक्षिणी बोलने वाले, साहित्य की भाषा को अपनाने वाले ये वही लोग हैं जो दिल्ली और पंजाब के आसपास के क्षेत्र में जाकर इन प्रदेशों में वो बस गए हैं। अब देखिएगा इसकी ध्वन्यात्मक विशेषता है। ध्वन्यात्मक विशेषता में पंजाबी की भांति ह का जो उच्चारण है वह ए के रूप में होता हुआ दिखाई देता है। ह का उच्चारण पंजाबी की भांति ए होता है। जैसे टहलता, टहलता हम लोग कहते हैं कि वो टहल रहा है, तो टहलता है ना, मतलब पंजाबी की भांति ए के उच्चारण के रूप में वो पाया जाता है। टहलता। ठहर जाओ, हम कहते हैं ठहर जाओ, तो वो ठहरता है को क्या कहते हैं, ठहरते है ना, मतलब ठहरते। इस प्रकार कभी दीर्घ स्वरों को ह्रस्व रूप में बोला जाता है। जहां पर हम लोग आसमान कहते हैं, है ना, तो आसमान को लोग क्या कहते हैं, आसमान। आदमी कहते हैं तो वो क्या कहते हैं, आदमी। भीगना कहते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं, भीगता। मतलब दीर्घ स्वरों को ह्रस्व रूप में बोला जाता है। अब देखिएगा कि काम पड़े बगैर किसी का जात पीस नहीं जाता, मतलब काम पड़े बिना किसी की जाति नहीं जानी जाती। मैं अपना हाथ सु रंगारंग हारा पुरोने लगा, मैं अपने हाथ से रंगारंग के हार पिरोने लगा। आप चलो आपन खावे न खुशियां मनावे, मतलब क्या, तो चलो हम खाए और खुशियां मनाए। उस जोगर के खेल में सब घरदार हारा, मतलब क्या किया, तो उसने जुए के खेल में अपना पूरा घर द्वार हार दिया। लोका ने सेक से चावल खा पका को देने लगे, मतलब और जब उस प्रकार से जुए के खेल में उसने अपना पूरा घर द्वार हार दिया तब लोग एक सेर चावल का खाना पका पका कर उन्हें देने लगे। इस प्रकार से हमने आपको बताया यह हमारी दक्षिणी हिंदी है। आज हम लोग प्राप्त किए दो बोलियों के प्रारूप को, और दो बोलियों के प्रारूप में हमने आपको बताया, एक बोली जो बताई वह पहली बोली थी, कौन सी बोली पर देखा हमने, कौन सी बोली, भोजपुरी। हाँ भोजपुरी। भोजपुरी समझ में आ गई आपको, जी मैम। क्या है भोजपुरी बताइएगा। बोलो बोलो। भोजपुरी का विकास मागधी प्राकृत से हुआ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सर्वप्रथम वो 1789 में स्थापित हुआ। वेरी गुड। मुझे ये बताइएगा। भोजपुरी की 4 प्रमुख बोलियां हैं। हम्म, हेलो मैम। हाँ बोलो बेटा बोलो, सुनाई दे रहा, आपकी आवाज आ रही है हम तक, बोलो।
बोलियां है उत्तरी भोजपुरी और नगरपुरिया। हाँ, इसके अतिरिक्त तो आप नेट आपके पास प्रॉपर नहीं होने के कारण आपकी आवाज बीच में कट रही है। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया। तो हमने आपको बताया स्टार्टिंग आपको नामकरण के साथ करनी है। भोजपुरिया से तात्पर्य है, भोजपुरी बोली से तात्पर्य राजा भोज के नाम के आधार पर उस नगरी का नाम भोजपुर पड़ा, और भोजपुर नगरी के आधार पर उस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। ठीक है, तो भोजपुरी का जो नाम है वह भोजपुरी ही विशेष रूप में प्रसिद्ध माना जाता है, भले ही उसे पूर्वी कहा जाता है, भोजपुरिया कहा जाता है। इसकी जो 4 प्रमुख बोलियां हैं वह उत्तरी भोजपुरी है, दक्षिणी भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी और नगपुरिया। और दक्षिणी भोजपुरी मूल भोजपुरी की बोली बोली जाती है। इसके अतिरिक्त सारण बोली है, गोरखपुरी है, छपरिया और सोनपारी इनकी उपबोलियां पाई जाती हैं। भोजपुरी का जो हिस्सा है वो वाराणसी मंडल का बनारस, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, गोरखपुर, आजमगढ़ के अतिरिक्त उत्तर नेपाल, नागपुर और पटना, इस प्रकार से। और साथ ही में भोजपुरी के बोलने वालों की संख्या 3 करोड़ के लगभग पाई जाती है। भोजपुरी का विकास मागधी प्रकृति से हुआ, ऐसा भी हमने आपको बताया। भोजपुरी का प्राचीन साहित्य नहीं मिलता, लेकिन मध्यकालीन संत साहित्य पर इस भोजपुरी का अधिक प्रभाव हुआ दिखाई देता है। जैसे कि आधुनिक काल में भी भोजपुरी साहित्य लिखा गया। राहुल सांकृत्यायन, कृष्णदेव उपाध्याय, भिखारी है, ठाकुर है, इस प्रकार की रचनाओं को भोजपुरी में मिल जाता है। ध्वन्यात्मक विशिष्टता के रूप में स्वरों की प्रवृत्ति पाई जाती है। हमने बताया कि स्वरों की अनुनासिकता पाई जाती है, नासिक स्वर में अनुनासिकता के स्वरों को पाया जाता है। और ए का प्रयोग ई के रूप में मिलता है। जैसे हम पैसा कहते हैं तो पैसा, ई लग जाता है। मैल कहते हैं तो मैल बोला जाता है। गौजा कहा जाता है, गौना कहा जाता है। कौन तो कौन बोला जाता है, इस प्रकार से। और हमने आपको बताया था कि बड़ा का लोग से हमारी प्रार्थना, मतलब बड़े लोगों से मेरी यही प्रार्थना है। बाकी लोग एक ना से कथा बुझी के, मतलब इस कथा को आप भुलाए नहीं। काहे से ऐसन खकेटू चाचा या ऐसन ऐसन रामू अब ही भारत देश में बरल बाड़े, मतलब अभी भी हमारे भारत देश में ऐसे खकेटू चाचा और रामू भरे पड़े। ऐसा हमने आपको एक उदाहरण भी बताया। अब चलते हैं हमारे दक्षिणी बोली पर। क्या क्या समझे आप दक्षिणी बोली को, बता सकते हैं थोड़ा? कोई भी जिसे आता है। कोई भी बताए जिनको आ रहा है। अरे भाई, बोल पाओगे या नहीं बोल पाओगे? विद्या, कविता, जुड़े हो या नहीं जुड़े हो? सो गए क्या? सो गए क्या? नहीं, नहीं मैम। हाँ, कौन बात कर रहा है अभी बताइए? बात कौन कर रहा है भाई? सोए नहीं है तो बताओ तो सही। दक्किनी को अलग नामों से जाना जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है? भूल गए क्या सब? दक्षिणी को हिंदी, हिंदी, हिंदवी, दखनी, दहलवी, गुजरी, हिंदुस्तानी, मुसलमानी आदि नामों से भी जाना जाता है। वेरी गुड। 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में दिल्ली के सुल्तान थे। हरियाणा और कुरुक्षेत्र के लोगों को उन्होंने कहाँ जाकर बसा दिया? तब दौलताबाद में और उसके आसपास के पड़ोस देशों में उन्होंने जाकर बसा दिया। हमने आपको बताया कि 1723 में हैदराबाद में एक बार फिर से स्वतंत्र निजाम राज्य की स्थापना हुई, और समय समय पर वहां पर जो लोग बैठते थे, मतलब सैनिक थे, धर्म प्रचारक बैठते थे, उनके द्वारा भाषा का उत्थान भारत के महाराष्ट्र में, गुजरात में, मद्रास में भी हो गया। यह लोग दक्किनी को हिंदी या हिंदवी भी कहते थे। हिंदी, हिंदवी, दक्किनी, दहलवी, गुजरी, हिंदुस्तानी, मुसलमानी के नामों से भी वो जानी जाती है।
लेकिन दक्खिनी मूलतः हिंदी का ही रूप माना जाता है। 14वीं 15वीं सदी के खड़ी बोली पर आधारित एक बोली है। साहित्य के क्षेत्र में दक्खिनी बोली जो है विशेष तौर पर पाई जाती है। विचार विनिमय का साहित्य है। फिर शासन के तौर पर, शिक्षा के तौर पर यह आम बोलचाल की बोली के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। और इसे प्राप्त करने वाले लोग जो है वह ख्वाजा, बंदानवाज, गैसुदराज, निजामी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वजई आदि से तमाम बड़े बड़े कवि हुए जो दक्खिनी बोली में उन्होंने अपना खास और विशेष साहित्य छोड़ गया। और इसके बोलने वालों की जो संख्या है वह लगभग 1 करोड़ के ऊपर 40 लाख के लगभग पाई जाती है। उर्दू का प्रभाव पूरी तरह से छाया हुआ है। क्षेत्र के अनुसार शब्द समूह पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी इन भाषाओं का भी प्रभुत्व रहा। अब देखिएगा, जो हमने आपको बताया ना कि भारत के महाराष्ट्र में, गुजरात में, मद्रास में, और जब ये लोग वहां जाकर रहने लगे तो कहीं न कहीं बोलने वाले लोग जो थे उन पर इन भाषाओं का भी असर हुआ। तो फिर बोलते जब है तब तेलुगु पर, तमिल पर, कन्नड़ पर, मराठी पर, इन भाषाओं का मतलब दक्खिनी बोली पर इन बोलियों का भी प्रभुत्व दिखाई देता है। तो जहां से प्रचुर मात्रा में वो उत्पन्न हुई, जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में और हैदराबाद के कुछ हिस्सों में वो अपना विकास कर रही थी। तो वस्तुतः दक्खिनी बोलने वाले, साहित्य की भाषा को अपनाने वाले वही लोग हैं जो दिल्ली और पंजाब के आसपास के क्षेत्र में जाकर अनेकों प्रदेश में जाकर बसते हैं, है ना। आगे हमने आपको बताया था हाँ, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना, दिखाई दे रहा है ना आपको? यस मैम। हाँ, तो दक्खिनी जी बोली मैम। के रूप में हमने आपको बताया था कि जैसे उसकी ध्वन्यात्मक विशेषता होती है तो ह का उच्चारण ए के भांति होता हुआ दिखाई देता है। तो टहलता का टहलता, ठहरता का ठहरता, आदमी का आदमी, भीगता भीगना का भीगता, इस प्रकार से। और उदाहरण के तौर पर भी हमने आपको बताया था कि काम पड़े बगैर किसी का जात पीस नहीं जाता, मतलब काम पड़े बिना किसी की जाति नहीं जानी जाती। मैं अपना हाथ सु रंगारंग हारा पुरोने लगा, मतलब मैं अपने हाथों से रंगारंग के हार पिरोने लगा। चलो आपन खावे ने खुशियां मनावे, चलो हम लोग खाते हैं और खुशियां मनाते हैं। उस जोगर के खेल में सब घरदार हारा है, मतलब उस जुए के खेल में अपना पूरी घरदार हार गया। और फिर जब इस प्रकार का कार्य किया तो लोका ने, मतलब क्या, लोगों ने एक एक सेर चावल का खाना पका पका कर उन्हें देने लगे। इस प्रकार से हमने आपको 2 बोलियों के बारे में बताया। क्या ये 2 बोलियां आपको समझ में आ गई? जी मैम। अच्छे से सभी को क्लियर हो गई? किसी को सवाल तो नहीं है? नो मैम। हाँ, सवाल होते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हम लोग आगे बढ़ते चले जाए। जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आता है तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ना है तो हाँ कहिएगा, पीछे जाना है तो कहिएगा, वो भी सब चीजें आपके लिए इंतजाम कर दी जाएगा। बताइएगा जैसे आप मैम चाहो। जी इसका मतलब हमें इस सिलेबस में सारी भाषाओं का ये अभ्यास करना है। हाँ जी, अच्छा, जो आपको यानी दी गई है, बताई जी जा रही है, जो आपको आप सबसे पहली बात है कि आपने सिलेबस देखा क्या? नहीं, अभी तक नहीं देखा शायद। नहीं, अभी तक देखा नहीं। गूगल क्लासरूम पर गए क्या आप लोग? हाँ, हाँ, तो उस पर आपके नाम पर क्लिक करने के बाद आ रहा है सिलेबस। सिलेबस आएगा, आपको पूरा सिलेबस देखना है, उसे लिख लेना है कॉपी पर। ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीजें बार बार इसलिए शेयर की जा रही है, बताई जा रही है क्योंकि आप लोग करते नहीं हो,
है ना। तो गूगल क्लासरूम पे जाइएगा, पहली बात आपको सिलेबस दिखाई देगी, दूसरी चीज आपको अलग अलग प्रकार की वीडियो की लिंक डाल दी गई है ना। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो आपको हमारा वीडियो आपके साथ शेयर होगा, जो बताई गई चीजें हैं वह आपके साथ होगी। और आज यदि आपका थोड़ा लेट विद्या ने ज्वाइन किया, मानते हुए चलेगा कि विद्या थोड़ी देर से ज्वाइन हुई है ना, तो विद्या लेट हुई जी तो फिर आप जो देखिए बेनिफिट क्या है ऑनलाइन का, कि जब हम लोग मैन्युअली लेक्चर देते हैं ना, जो बीता हुआ कल है लेक्चर रूम में, तो लेक्चर रूम में हम रिपीटेशंस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है हम लोगों को। लेकिन ऑनलाइन का फंडा इस प्रकार से भी उचित यह लगता है क्योंकि हम लोगों की रिपीटेशन करने की शैली जो है वो बच जाती है। अब विद्या क्या करेगी, जब उसका लेक्चर अधूरा रह गया है तो वो आगे जाएगी और आगे जाकर वो फिर से पीछे चली आएगी। हमारा जो वीडियो है वह वीडियो फिर से एक बार देख लेगी तो उसे सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, तो यह सारी जी चीजें मैम। आपको इसलिए दी भी जा रही है, सिलेबस भी देखिएगा, वीडियो भी देखिएगा, और साथ में जो आपको गूगल फॉर्म आज डलवा देंगे पूरे के पूरे सिंपली रूप में गूगल फॉर्म तैयार करके डाल देंगे, तो वह आप आपके डेट के साथ डालिएगा, है ना, कि जो डेट आज की है उस डेट के हिसाब से आपको वो सारी चीजें डालनी है कि आपको कौन सा पॉइंट आज मैम ने पढ़ाया, कौन सी चीजें पढ़ाई, आज का पॉइंट, बस इतना ही आपको सवाल करेंगे, ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। जी मैम। लेकिन गूगल फॉर्म भरना बहुत जरूरी होगा बेटा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया है? जी मैम। हाँ, तो देखिएगा, और एक चीज आप लोगों से हमें पूछनी थी दोस्तों कि आपका जो दूसरा विषय है, जैसे यात्रा साहित्य है और भी दो हिंदी व्याकरण और अभिव्यक्ति कौशल है, तो हिंदी व्याकरण और अभिव्यक्ति कौशल का लेक्चर भी हमारी ओर आ रहा है, तो कब लेना है आपको, आप समय कब रहता है आपको? आपसे पूछा जा रहा है कि आपको समय कब रहता है। 11 बजे के बाद मैम। ठीक है, अभी 11, मुझे लगता है कि 11 बजे सर ने उनका लेक्चर रखा हुआ है ना। तो आप सभी के लेक्चर्स को स्टार्ट कर दिए होंगे अभी, तो बाकी के लेक्चर्स भी आप लोगों को अटेंड करने हैं और उस हिसाब से हम लोग अपना वह भी लेक्चर लेंगे। ठीक है, तो आप हमें बताइएगा कि जो उचित समय है, एक तो कॉल करके हम लोग डिस्कशन कर लेंगे कि आपको कब समय मिलता है, और आप ही लोग हैं ना उसी में भी जो अभी जुड़ रहे हैं, वही बच्चे उधर भी रहेंगे या दूसरे भी बच्चे जुड़ने वाले हैं उस विषय के साथ? मैम ये वही सब्जेक्ट है क्या जो हमें नया नया मिला इस साल? हाँ जी, नया सब्जेक्ट है। यात्रा साहित्य। हाँ, हिंदी व्याकरण और अभिव्यक्ति कौशल करके एक विषय है, तो वह भी आपको पढ़ाने के लिए हमारी ओर आ गया है, तो जैसे आपको समय मिलता है उस हिसाब से आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है, तो हाँ जी। आपका समय रहेगा, तो आप जब भी फ्री होते हो तो आप हमें बताइएगा। तो अब तक हम लोग क्या देख चुके हैं, भाषा देखा, भाषा का स्वरूप देखा, महत्व देखा, फिर उसके बाद में भाषा के विविध रूपों में हमने बोली को देखा, परिनिष्ठित भाषा को देखा, राजभाषा को देखा, राष्ट्रभाषा को देखा, है ना, बोली और परिनिष्ठित भाषा के अंतर को देखा हमने। तो जब हम लोग राष्ट्रभाषा राजभाषा के अंतर को, तो जब इस प्रकार से इन पठित जो आपको दिया गया सिलेबस है उसे नजर डाल रहे हैं, तो अगला अपना जो चैप्टर है, अगली इकाई है हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों का सामान्य परिचय, तो इनमें हम लोग देख चुके हैं ब्रज है, अवधी है, खड़ी बोली है, दक्षिणी हिंदी है, भोजपुरी है, मारवाड़ी, तो लगभग हमारी आधी से ज्यादा बोलियां समाप्त हो चुकी है। मुझे लगता है कि इस सिलेबस में हमारे 2 ही बोलियां अभी बाकी हैं, मारवाड़ी और मैथिली। तो कल की तासिका में हम लोग मारवाड़ी और मैथिली को कंप्लीट कर लेते हैं और परसों की तासिका में हम
हिंदी भाषा और व्याकरण का जो लेक्चर है उसका इंट्रोडक्टरी सेशन हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। शायद वो हो सकता है कि यदि टाइम टेबल हमें बहुत अच्छे से तैयार होकर मिलता है और उस हिसाब से हम भी फ्री और आप भी फ्री होते हो तो दोपहर में, और नहीं होते तो 8 बजे की तासिका में हम लोग उसे 9 बजे की तासिका में, तो उस समय में हम लोग वो लेक्चर लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहां तक आए तो किसी को कोई सवाल तो नहीं है? क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को? क्लियर हो रहा यस है? मैम। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? 5 लोग जुड़े हैं मेरे ख्याल से। जी मैम, हो रहा है क्लियर। सभी को क्लियर हो रहा है? देखते जाइए, आप लोगों को वीडियो आप ही लोगों के लिए बनवाए हैं, आप ही लोगों के लिए डाले गए हैं, तो आप लोग भी उन वीडियो को भी देखते रहिएगा, है ना। तो कल की तासिका में हम लोग मारवाड़ी क्या है, मारवाड़ी किसे कहा जाता है, कौन से ऐसी प्रमुख भाषा है जिसका प्रारूप हमें मिलता है मारवाड़ी के तौर पर, उसकी उपबोलियां कौन सी है, किस रूप में मारवाड़ी मिलती है और कहाँ पर प्राप्त होती है, उसके बोलने वालों की संख्या कौन सी है, या राजस्थानी जो है वह सभी बोलियों में साहित्यिक दृष्टि से कहाँ पर संपन्न भाषा के रूप में मिलती है, हिंदी का कौन सा ऐसे ग्रंथ है जिसमें हमें मारवाड़ी भाषा का प्रारूप दिखाई देती है, उसकी ध्वन्यात्मक विशेषताएं क्या है, ध्वन्यात्मक विशेषता के साथ साथ हम देखेंगे कि उसका उदाहरण किस प्रकार से पाया जाता है मारवाड़ी के साथ, और मिथिला नगर जो है, मिथिल का जो राजा है, फिर उसका नामकरण मैथिली के आधार पर क्यों प्राप्त हुआ, और मैथिली किस देश में बोली जाती है, किस प्रदेश में बोली जाती है, उसके बोलने वालों की संख्या क्या है, यह भी हम लोग कल की तासिका में देखेंगे। दोस्तों, आज हम जो गूगल फॉर्म आपको डालेंगे वो गूगल फॉर्म आपको जब से हम लोग लेक्चर ले रहे हैं, शायद आप लोग राइट डाउन कर रहे होंगे कि कब से हम लोग लेक्चर ले रहे हैं, तब से लेकर आज तक आप लोगों ने में से कितने लोगों ने गूगल फॉर्म फिलअप किया है बताइएगा। कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने गूगल फॉर्म भर दिया है?